हेलो फ्रेंड्स, आई एम हानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के टॉप 30 क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमपी में बात करूं तो आरएईओ की और एसडीओ की वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा मैं बात करूं राजस्थान में जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा जैसे छत्तीसगढ़ में भी आरएईओ की पोस्ट आई हुई है। तो इन सब एग्जाम के लिए ये क्विज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने वो 30 क्वेश्चन मेंशन किए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। इन क्वेश्चन को अपने इस तरह से डिस्कस करेंगे कि इनके साथ आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। देखो यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मृदा कणों पर अवशोषित हाइड्रोजन आयन के कारण उत्पन्न अम्लता को कहते हैं। अगर यही बात मैं इंग्लिश में बोलूं तो इन विच टाइप ऑफ सॉइल एसिडिटी हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब बाय द सॉइल पार्टिकल। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सॉइल पार्टिकल होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन आयन आकर अधिशोषित हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन आकर जुड़ जाते हैं और इनके कारण जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको अपने किस तरह की अम्लता बोलते हैं, है ना, किस तरह की एसिडिटी बोलते हैं। पहला है एक्टिव एसिडिटी, दूसरा ऑप्शन है संचित अम्लता एब्जॉर्ब एसिडिटी या एक्सचेंजेबल एसिडिटी, तीसरा ऑप्शन है अवशेषी अम्लता यानी रेजिडुअल एसिडिटी, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। सोइल का जो पार्टिकल होता है अगर उस पर हाइड्रोजन आयन आके अधिशोषित हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उससे जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको कौन सी अम्लता बोलते हैं। ए ऑप्शन है एक्टिव एसिडिटी यानी सक्रिय अम्लता, बी ऑप्शन है संचित अम्लता यानी एब्जॉर्ब एसिडिटी या एक्सचेंज एसिडिटी, और सी ऑप्शन है अवशेषी अम्लता या रेजिडुअल एसिडिटी, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहां इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा, यानी संचित अम्लता। देखो अम्लता तीन तरह की होती है। एक तो जो मिट्टी के अंदर जो पानी का घोल होता है, सॉइल सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। उससे जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको अपने सक्रिय अम्लता या एक्टिव एसिडिटी बोलते हैं। जो मिट्टी है उसमें जो पानी का घोल है उसमें अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो उसको अपने बोलते हैं सक्रिय अम्लता। और जो सोइल का पार्टिकल है, मिट्टी का कण है, मिट्टी के कण पर ऋणात्मक चार्ज होता है और यहां पर हाइड्रोजन आयन आकर इसके साथ अधिशोषित हो जाते हैं, तो इस तरह से जो एसिडिटी उत्पन्न होती है वो खतरनाक होती है ना, सबसे खतरनाक ये वाली होती है, क्योंकि इस एसिडिटी को जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसको खत्म करने के लिए अपने को मृदा सुधारक सॉइल अमेंडमेंट करना पड़ता है, जिससे अपने लाइम यानी चूना युक्त जो पदार्थ है उनको काम में लेते हैं। तो ये दूसरी जो अम्लता है ये अपनी संचित अम्लता या एब्जॉर्ब एसिडिटी या एक्सचेंजेबल एसिडिटी कहलाती है। ठीक है, तीसरी क्या है, सॉइल के अंदर अगर एल्युमिनियम और आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसकी वजह से एसिडिटी होती है तब अपने उसको क्या बोल देते हैं, रेसिडुअल एसिडिटी बोल देते हैं, या फिर उसको अपने अवशेषी अम्लता बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर था वो सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन है, ये जो यहां पर चार फर्टिलाइजर दिए हैं आपको, उनमें से पूछा गया सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है, इनमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। मैक्सिमम एसिड नेचर फर्टिलाइजर इज, मतलब इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा, विच वन इज मोर एसिडिक इन नेचर। तो ए ऑप्शन है यहां पर अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है यहाँ अमोनियम सल्फेट, और सी ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, और डी ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो अम्लीय है वो कौन सा है। देखो जिसका जो मान अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट एसिडिटी जिसकी ज्यादा है, इक्विवेलेंट एसिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे अपने ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, बट यहां देखिए जैसे इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होती है, कोई जो फर्टिलाइजर है, कोई भी फर्टिलाइजर है वो मिट्टी पर कितना अम्लीय प्रभाव छोड़ रहा है और उस प्रभाव को खत्म करने के लिए हमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा, तो इससे अपने क्या ज्ञात करते हैं, इक्विवेलेंट एसिडिटी ज्ञात करते हैं, यानी अम्ल तुल्यांक ज्ञात करते हैं। तो जिसका अम्ल तुल्यांक ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा अम्लीय। तो देखो ये यहां इस लाइन में अम्ल तुल्यांक दिया हुआ है और इस लाइन के अंदर इक्विवेलेंट बेसिसिटी यानी सारीय तुल्यांक दिया हुआ है।
तो जिसका अम्लीय तुल्यांक ज्यादा होगा वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, जिसका क्षारीय तुल्यांक ज्यादा होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। आप देखो जैसे मैं बात करूं एनहाइड्राइज्ड अमोनिया यानी निर्जलित अमोनिया, उसका जो अम्ल तुल्यांक होता है या इक्विवेलेंट एसिडिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, 148 होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसकी 128 होती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो अमोनियम सल्फेट, इसकी 110 होती है। उसके बाद अमोनियम सल्फेट अमोनियम नाइट्रेट की 93 होती है। यूरिया की 80 से 84 के बीच में होती है। डीएपी की 77 होती है। अमोनियम नाइट्रेट की 60 होती है। अमोनियम मोनो अमोनियम फास्फेट की 55 होती है। तो अब देखो इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय है एनहाइड्राइज्ड अमोनिया यानी निर्जलित अमोनिया, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड और उसके बाद अमोनियम सल्फेट। यहां ऑप्शन देखो क्या क्या था हमारे यहां, अमोनियम नाइट्रेट था, अमोनियम सल्फेट था, कैल्शियम नाइट्रेट था, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट था। तो इनमें से सबसे ज्यादा जो अम्लीय है वो अमोनियम सल्फेट है। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। देखो वो उर्वरक सबसे ज्यादा अम्लीय होगा जिसका अम्लीय तुल्यांक सबसे ज्यादा होता है। और अम्लीय तुल्यांक आपको और भी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर का याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही क्षारीय तुल्यांक की भी बात करें तो सबसे ज्यादा कैल्शियम साइनामाइड का जो क्षारीय तुल्यांक होता है वो ज्यादा होता है, यानी ये सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो सोडियम नाइट्रेट आता है, तीसरे नंबर पे पोटेशियम नाइट्रेट आता है। ठीक है, इन दोनों का 29-29 है, ठीक है, कॉमन बोल सकते हैं अपने इनको। उसके बाद नाइट्रेट ऑफ सोडा पोटाश इसका 26 होता है और कैल्शियम नाइट्रेट होता है इसका जो क्षारीय तुल्यांक होता है वो 21। तो सबसे ज्यादा जो क्षारीय प्रकृति का वो कैल्शियम साइनामाइड है और उसके बाद सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। सबसे ज्यादा अम्लीय है वो निर्जलित अमोनिया है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है और उसके बाद अमोनियम सल्फेट है। नेक्स्ट अपने बात करें थर्ड नंबर क्वेश्चन की, तीसरा क्वेश्चन है अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता होती है। जो अम्लीय मृदाएं होती है उनमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और कुछ की क्या होगी, अधिकता होगी यानी विषाक्तता होगी। तो जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें कौन से एलिमेंट्स की है वो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, विषाक्तता देखने को मिलती है। यहां ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है मोलिब्डेनम, सी ऑप्शन है फास्फोरस और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो देखो अम्लीय जो मृदाएं होती है उनके अंदर आयरन की भी जो है वो टॉक्सिसिटी होती है, अधिकता होती है। मैग्नीज Mn की भी अधिकता होती है। उसके अलावा एल्युमिनियम है उसकी भी अधिकता होती है। जिंक कॉपर उनकी भी अधिकता होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन है उनमें से ज्यादा सबसे कौन सा होगा प्रेजेंट जी, एल्युमिनियम की विषाक्तता देखने को मिलती है। एल्युमिनियम है इसकी विषाक्तता यानी ये जरूरत से ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप और ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। देखो जिन मृदाओं का पीएच मान 7 से कम होता है उन मृदाओं के अंदर ये इधर वाले जो पोषक तत्व है इनकी विषाक्तता होगी। आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, जिंक और उसके अलावा एल्युमिनियम, इनकी विषाक्तता होगी। और अगर अपनी बात करें जो क्षारीय मृदाएं होती है उनके अंदर किसकी ज्यादा मात्रा होती है, विषाक्तता होती है, मोलिब्डेनम की होती है, सोडियम की होती है, मैग्नीशियम की होती है और कैल्शियम की होती है। बाकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर वगैरह है ये लगभग उदासीन मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो ये जो चार्ट यहां पर दिया हुआ है ये शो कर रहा है कि किस पीएच मान पर कौन से पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या था फिर से देखिए आप, अम्लीय मृदाओं में कौन से तत्वों की विषाक्तता होती है, तो एल्युमिनियम की विषाक्तता होती है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, लवणीय व क्षारीय मृदाओं में बिजाई के लिए कितने प्रतिशत बीज अधिक रखना चाहिए ना। शुड सीड रेट मोर इन सेलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल, यानी जो सेलाइन एल्केलाइन सॉइल होती है उसमें कितने परसेंट यानी कितना सीड है वो ज्यादा रखना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि वहां सेलिनिटी है, एल्किनिटी है, जिसकी वजह से जर्मिनेशन परसेंटेज कम होगा, यानी वहां लवणीयता और क्षारीयता की वजह से, लवणों और क्षार की वजह से वहां बीजों में अंकुरण प्रतिशत कम होगा। तो पहले से ही अपने बीज की मात्रा कुछ ज्यादा लेके चले ना, पहले से अगर कुछ बीज की मात्रा ज्यादा लेके चलेंगे तो जाहिर सी बात है जो अंकुरण प्रतिशत कम होगा उसकी अपनी भरपाई पहले से ही कर लेंगे। लेकिन अगर सामान्य मृदाओं जितना ही बीज रखते हैं तो उस केस में फिर क्या है, वहां पर नंबर ऑफ प्लांट्स जो होंगे यानी पौधों की संख्या वो कम हो जाएगी। इसलिए जब भी लवणीय क्षारीय मृदा है तो उसमें अतिरिक्त बीज लेके चलना चाहिए अपने को। वैसे अतिरिक्त लेना कितना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन ए है 10 से 15,
बी ऑप्शन है 15 से 20, सी ऑप्शन है 25 से 30 और डी ऑप्शन है 35 से 40। देखो ये औसत बताना है। वैसे औसत हमें 10 से 15% बीज है वो अधिक रखना चाहिए लवणीय सारी मृदाओं के लिए। बट अगर दाना बड़ा है ना, तब हम जनरली क्या करते हैं 20 से 25% तक भी बीज ज्यादा रख सकते हैं। बट अगर आपसे सीधा सिंपल ही पूछ ले तो आप कितना मानोगे, 10 से 15% मानोगे। जैसे मैं गेहूं की बात करें, पर्टिकुलर अगर गेहूं के लिए पूछ ले तो गेहूं में तो 20 से 25% सीड रेट है वो ज्यादा रखी जाती है अगर अपने लवणीय सारे में सेलाइन एल्केलाइन के अंदर सॉर्बिंग करते हैं। बट ऐसे कॉमनली पूछ ले तो कॉमनली आपको ध्यान रखना है, कॉमनली कितना परसेंट ज्यादा रखते हैं, 10 to 15% ज्यादा रखते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो अपना ए आंसर यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट अपने बात करें कम चुनना चाहने वाली फसल है जिसको चुनने की कम जरूरत पड़ती है, लो लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप इज, लो लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप कौन सी है। देखो पहले तो आपको यहां पे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, जो अम्लीय मृदाएं हैं उसमें चुनने की मात्रा कम होती है, जो एसिडिक सॉइल होती है उसमें लाइम होता है वो बहुत कम होता है। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए चूना डाला जाता है, ठीक है। तो अब देखो जाहिर सी बात है अम्लीय मृदाओं में चूना की मात्रा कम होती है, तो अम्लीय मृदाओं में जो फसल हो सकती है वो कम चूना चाहने वाली होती, जाहिर सी बात है कम चूना चाहने वाली होगी। ऑप्शन है यहां पर पेडी यानी धान, बी ऑप्शन है चाय, सी ऑप्शन है आलू और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे कम चुनना चाहने वाली फसल है, ठीक है। यानी मैं बात करूं कि जो अम्लीय मृदाओं में आसानी से उग जाती है, तो आपको पता हो तो पेड़ी भी बहुत आसानी से उग जाता है, चाय को भी बहुत ज्यादा अम्लीय मृदाओं में लगाया जा सकता है और पोटैटो को भी एसिडिक सॉइल में लगा सकते हैं। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा, यानी उपरोक्त सभी यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करें यहां पे अगले क्वेश्चन पे बढ़े अपने, तो अगला क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा पाई जाती है, सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन एल्केलाइन सॉइल। देखो जो घुलनशील लवण होते हैं, सोल्यूबल साल्ट जो होते हैं वो सेलाइन सॉइल में ज्यादा होते हैं और बेसिक सॉइल में कम होते हैं। पहले तो ये क्लियर करना, जो बेसिक सॉइल होती है क्षारीय मृदाएं होती है उनमें घुलनशील लवण कम होते हैं, जो एक्सचेंजेबल होते हैं, एक्सचेंजेबल होते हैं जो प्रतिस्थापित हो सकते हैं वो ज्यादा होते हैं क्षारीय मृदाओं में। बट जो घुलनशील होते हैं वो लवणीय मृदाओं में ज्यादा होते हैं। तो यहां पूछा क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण कितने होते हैं। ऑप्शन है ए यहां 0.1% से कम, बी ऑप्शन है 0.1% से ज्यादा, सी ऑप्शन है 1% से ज्यादा और डी ऑप्शन है 2% से ज्यादा। तो क्षारीय मृदा में एल्केलाइन सॉइल में सोल्यूबल जो साल्ट है वो पूछे गए हैं, तो क्षारीय मृदाओं में सोल्यूबल साल्ट होते हैं वो 1% से भी कम होते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहां पर राइट है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं को कहते हैं सेलाइन एल्केलाइन सॉइल इज नोन एज। जो सेलाइन और एल्केलाइन सॉइल है उनको अपने क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास रेहली भूमि यानी रेहली सॉइल, बी ऑप्शन है ब्लैक ऊसर, सी ऑप्शन है व्हाइट ऊसर, डी ऑप्शन है रेहली ऊसर। देखो पहला ऑप्शन था रेहली भूमि, रेहली भूमि सिर्फ लवणीय मृदाओं के लिए सेलाइन सॉइल के लिए यूज करते हैं। इसने क्या पूछा है लवणीय क्षारीय दोनों को मिला के, काली ऊसर या सीधा ऊसर वर्ड जो है, ऊसर जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बंजर भूमि, ठीक है। तो काली ऊसर या सीधा ऊसर शब्द यूज है वो क्षारीय मृदाओं के लिए करते हैं, यानी ब्लैक ऊसर शब्द है वो क्षारीय। रेहली शब्द किसके लिए यूज करते हैं, लवणीय के लिए। काली ऊसर ये हम क्षारीय के लिए या ऊसर भी क्षारीय के लिए। फिर इसने बोला सफेद ऊसर, व्हाइट ऊसर, ये भी लवणीय मृदाओं के लिए। बट इसने पूछा क्या लवणीय क्षारीय मृदा है, सेलाइन एल्केलाइन सॉइल। ये सेलाइन एंड एल्केलाइन नहीं होगा, बीच में डैश होगा, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। तो सेलाइन एंड एल्केलाइन सॉइल नहीं, सेलाइन एल्केलाइन सॉइल को क्या बोलते हैं। तो देखो ऐसी सॉइल जो जिसमें सोल्यूबल साल्ट भी बहुत है और एक्सचेंजेबल साल्ट भी बहुत है, ठीक है, तो उसको अपने लवणीय क्षारीय मृदा बोलते हैं सिंपली, ठीक है। पीएच लगभग इसका 8.5 होता है। तो उन मृदाओं को क्या कहते हैं जिसमें घुलनशील लवण भी ज्यादा है और एक्सचेंजेबल साल्ट भी ज्यादा है, यानी प्रतिस्थापित जो लवण है वो भी ज्यादा है, तो उनको क्या बोलते हैं। तो लवणीय को रेहली बोलते हैं, क्षारीय को ऊसर बोलते हैं। इनको कंबाइंड क्या बोलेंगे, तो कंबाइंड रेहली ऊसर बोल दिया जाता है। तो डी ऑप्शन राइट है यहाँ पे रेहली ऊसर। देखो अपने 3 तरह की मृदाएं पढ़ते हैं, लवणीय यानी सेलाइन, दूसरी पढ़ते हैं एल्केलाइन यानी क्षारीय, तीसरी पढ़ते हैं लवणीय क्षारीय यानी सेलाइन एल्केलाइन। तो जो लवणीय मृदा यानी सेलाइन सॉइल होती है उसको देखो अलग अलग नामों के हिसाब से मैं बात करूं तो लूणी भी बोलते हैं, खारी भी बोलते हैं, सफेद ऊसर व्हाइट ऊसर भी बोला जाता है,
रेह भूमि भी बोला जाता है, रेह युक्त भूमि भी बोला जाता है और रहली भी बोला जाता है। वहीं सारिये की बात करें तो सारिये को ऊसर भी बोला जाता है और काली ऊसर भी बोला जाता है। अब बात आई लवणीय सारी यानी सेलाइन अल्कलाइन सॉइल, तो उसको अपने रहली ऊसर बोल दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन था अपना यहां पे, सॉरी यही क्वेश्चन था अपना यहां पे, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोल दिया जाता है, रहली ऊसर बोल देंगे, यहां पर डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सारी मृदाओं के सुधार के लिए कौन सा मृदा सुधारक काम में लेते हैं? विच सॉइल अमेंडमेंट यूज इन इंप्रूवमेंट ऑफ द एल्केलाइन सॉइल? एल्केलाइन सॉइल के इंप्रूवमेंट के लिए अपने कौन सा मृदा सुधारक काम में लेंगे? ए ऑप्शन है चूना लाइम, बी ऑप्शन है जिप्सम, सी ऑप्शन है डोलोमाइट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो बताइए सारी मृदाओं के सुधार के लिए अपने कौन से काम में लेंगे? जो लाइम है वो हम काम में लेते हैं एसिडिक सॉइल के इंप्रूवमेंट के लिए, और जो डोलोमाइट है ये भी एसिडिक सॉइल के इंप्रूवमेंट के लिए लेते हैं। बट जो जिप्सम होता है ये सारी मृदाओं के सुधार में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो बी ऑप्शन अपना राइट होगा, ठीक है। ये हो गया अपने 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नर्सरी में मात्र पौधों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। प्रोजेनिक ब्लॉक एरिया रिक्वायरमेंट इन नर्सरी। जो नर्सरी होती है उसके अंदर आप जो पौधे उत्पादन करते हो उनका जीनोटाइप सही हो, इसके लिए आपको उनके जो पेरेंट्स प्लांट है यानी जो जिनसे अपने उनके बीज या कोई वानस्पतिक भाग लेना है तो उनको भी अपने नर्सरी में लगाना चाहिए, ताकि हम उनसे ही नए पौधे तैयार करें, ताकि हमें 100% हम श्योर रहें कि जो हम पौधे तैयार कर रहे हैं उसका जीन प्रारूप है वो बिल्कुल ठीक है, जीनोटाइप है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए नर्सरी में प्रोजेनी ब्लॉक होना जरूरी है, यानी मात्र पौधों के लिए स्थान। ये कम से कम कितना होना चाहिए? ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 20% और डी ऑप्शन है 25%। वैसे तो ऑन एन एवरेज ये 10 से 30% हो सकता है, बट मिनिमम कितना होना चाहिए? कितना तो होना ही चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10% राइट होगा, बी ऑप्शन। आपसे पूछ ले नर्सरी में मात्र पौधों का स्थान कितना होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है कि हम पौध किसकी तैयार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ट्रक शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? ट्रक वर्ड ड्राइव फ्रॉम। देखो अपने टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक ट्रक गार्डनिंग भी टाइप होता है, ठीक है। तो उस ट्रक गार्डनिंग के लिए यहां मैंने पूछा है ट्रक शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा के शब्द से हुई है? ए ऑप्शन है लैटिन, बी ऑप्शन है ग्रीक, सी ऑप्शन है फ्रेंच और डी ऑप्शन है स्पेनिश। तो जो ट्रक शब्द है वो फ्रेंच भाषा के ट्रकर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना, ठीक है। चाहे अपने व्हीकल वाला ट्रक है चाहे अपने ट्रक गार्डनिंग वाला ट्रक शब्द है, ये फ्रेंच भाषा के ट्रकर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ट्रांसपोर्टेशन। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने चले, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। अंबे बहार में पुष्पन का समय होता है, फ्लावरिंग टाइम ऑफ अंबे बहार। देखो जैसे कुछ एक प्लांट है, मैं बात करूं जैसे अमरूद है, गुआवा, अनार है यानी पोमग्रेनेट और सिट्रस भी है। इनमें साल में 3 बार फ्लावरिंग देखने को मिलती है। एक बार तो आपको फ्लावरिंग देखने को मिलती है फरवरी मार्च में, एक बार आपको देखने को मिलती है जून जुलाई में और एक बार आपको देखने को मिलती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, ठीक है। तो ये 3 बार फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी है जिसको अपने अंबे बहार बोल दे? चौथा ऑप्शन अप्रैल मई है, चलो उसको तो छोड़ ही दो, अप्रैल मई में फ्लावरिंग नहीं है। इन 3 में से कौन सी जो सीजन के फ्लावर है उनको अंबे बहार बोलते हैं?
देखो सीधा सा याद रखो, अगर आपको याद है आम के पुष्पन कब होते हैं तो उससे ही आप अम्बे बहार याद रख लो। तो आम में तो फरवरी मार्च में होता है, तो अम्बे बहार का पुष्पन भी कब होता है, फिर मार्च में होता है। और जो जून जुलाई में पुष्पन होता है उसको अपने मृग बहार बोलते हैं, और जो साल के अस्त में यानी अंत में जो पुष्पन होता है उसको हस्त बहार बोल देते हैं। तो 3 बहार है, अम्बे बहार की फरवरी मार्च में पुष्पन होता है, जो मृग बहार है उसका जून जुलाई में पुष्पन होता है, और जो हस्त बहार है उसका पुष्पन अक्टूबर नवंबर में होता है। यहां अम्बे बहार का इन्होंने पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में ट्रेनिंग की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? पॉपुलर ग्रेप्स ट्रेनिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर ग्रेप्स की ट्रेनिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? देखो ग्रेप्स में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेप्स का जो प्रोडक्शन है वो ट्रेनिंग पे बहुत डिपेंड करता है ना। हर एक क्रॉप में कोई ना कोई फैक्टर होता है जिस पर प्रोडक्शन ज्यादा डिपेंड होता है। तो जो अंगूर की बेल है उसको जितना फैलाओगे उस हिसाब से ही वो प्रोडक्शन देगी, और उसको जो फैलाते हो, सहारा देते हो किसी तरह का ना, उस सहारे की सहायता से फैलाते हो, उसी को अपने ट्रेनिंग बोल देते हैं। तो कौन सी ट्रेनिंग की विधि है जो उत्तरी भारत में अपनाई जाती है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है? ए ऑप्शन है यहाँ पंडाल विधि, जिसको अपने बावर सिस्टम बोल देते हैं। बी ऑप्शन है ट्रेलिस विधि, है ना, ट्रेलिस मेथड बोल देते हैं। सी ऑप्शन है टेलीफोन विधि, और डी ऑप्शन है टेटुरा ट्रेलिस। तो देखो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो सबसे पॉपुलर मेथड है वो है ट्रेलिस विधि, बी ऑप्शन यहां पर राइट होगा, ट्रेलिस विधि। और साउथ इंडिया में जो पॉपुलर है वो कौन सी है? बॉबर सिस्टम सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और अगर मैं बात करूं जैसे थॉमसन सीडलेट और परलेट जैसी किस्मों के लिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो कौन सी है? टेलीफोन विधि है। जो अपने मैं बात करूं जैसे थॉमसन सीडलेट दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है, और इसके क्लोन और ये वैरायटी सबसे ज्यादा लगाई जाती है। तो इनमें टेलीफोन, साउथ में पंडाल विधि पॉपुलर है, और नॉर्थ इंडिया में पूछी गई थी, उत्तरी भारत में पूछी गई थी। तो उत्तरी भारत में जो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है वो कौन सी विधि है? ट्रेलिस विधि है। ठीक है, नेक्स्ट अपने चले, अगला क्वेश्चन है अपना 13 नंबर, फूल गोभी में खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर इज। वैसे तो सीधा बोले तो फूल ही है भाई, फूल गोभी में खाने का भाग, बट उसको बोलते क्या है? ए ऑप्शन है हेड, बी ऑप्शन है पुष्प कलिका फ्लावर बड, सी ऑप्शन है करड, और डी ऑप्शन है नॉब। देखो जो पत्ता गोभी होती है उसके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और सर की तरह शेप बन जाता है ना, गोल गोल, तो सर की तरह बन जाता है, वो तो हेड, पत्ता गोभी में हेड होता है। फ्लावर बड जो होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि अपने स्प्राउट ब्रोकली के अंदर फ्लावर बड काम में लेते हैं। फूल गोभी होती है उसमें जो फ्लावर होता है ना उसको अपने करड बोलते हैं, करड, दिखने में सफेद दही जैसा है, दही को इंग्लिश में करड बोलते हैं, तो करड जैसा है। तो यहां तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पूछा है, तो फूल गोभी में करड खाया जाता है, पत्ता गोभी में हेड खाया जाता है, गांठ गोभी में गांठ यानी नोब खाई जाती है। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? अपना सी ऑप्शन राइट है। यहां पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने बात करें 14 नंबर क्वेश्चन, पुष्पा मेघदूत किस्म है? पुष्पा मेघदूत इज वैरायटी ऑफ। सबसे पहली बात तो यह है कि वेजिटेबल हाइब्रिड में अगर देखा जाए, सारी वेजिटेबल में जो फर्स्ट हाइब्रिड था वो पुष्पा मेघदूत था। सब्जियों में सबसे पहला जो हाइब्रिड था वो पुष्पा मेघदूत था, और 1972 के अंदर डेवलप किया गया था किसका ये? ए ऑप्शन है टोमेटो, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन टोमेटो यानी टमाटर, बी ऑप्शन लौकी यानी बॉटल गार्ड, सी ऑप्शन बैंगन यानी ब्रिंजल, और डी ऑप्शन चिल्ली यानी मिर्च। तो पुष्पा मेघदूत सब्जियों में सबसे पहला हाइब्रिड था, बट कौन सी फसल का था? तो ये था लौकी का, बॉटल गार्ड का था। ठीक है,
और सब्जियों में जो दूसरा हाइब्रिड था वो कर्नाटक था। सब्जियों के अंदर दूसरी हाइब्रिड वैरायटी थी वो कर्नाटक थी और वो टमाटर की वैरायटी थी। और पहली जो हाइब्रिड थी वो लौकी की वैरायटी थी, वो कौन सी थी? पुस्सा मैग्नूम थी। नेक्स्ट अपने बात करें जैपनीज उद्यान है, जैपनीज गार्डन। जैपनीज जो गार्डन है वो अपने आप में एक गार्डन का टाइप है, ठीक है। जैसे मुगल गार्डन है, इंग्लिश गार्डन है, जैपनीज गार्डन है, फ्रेंच गार्डन है, अमेरिकन गार्डन। तो यहां पूछा है जैपनीज गार्डन किस तरह का गार्डन है? औपचारिक फॉर्मल शैली का गार्डन है, फॉर्मल स्टाइल का गार्डन है। अनौपचारिक शैली यानी इनफॉर्मल टाइप का गार्डन है। समतंत्र शैली यानी फ्री स्टाइल गार्डन है, या जंगली शैली या वाइल्ड स्टाइल का है। तो जैपनीज गार्डन बड़े इंपॉर्टेंट गार्डन है। तो इनका जो स्टाइल है वो कैसा है, देखिए यहां पे जो मुगल गार्डन थे वो पर्शियन गार्डन थे, जो इटालियन गार्डन थे और फ्रेंच गार्डन थे और अमेरिकन गार्डन थे। यानी मुगल, पर्शियन, इटालियन, फ्रेंच और अमेरिकन, ये तो थे फॉर्मल स्टाइल के, औपचारिक शैली के, ठीक है। ये जो गार्डन दिख रहा है ना, वैसे मैंने तो ऐसे ही सुंदर लगे स्लाइड इसलिए डाला है, बट ये फॉर्मल स्टाइल है। फॉर्मल स्टाइल क्या होता है? पूरे अनुशासन के साथ बना होता है। अगर हम सेंट्रल एक्सिस में देखेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा? बिल्कुल बैलेंस होगा। जो सेम चीज इधर है वही सेम चीज इधर होती है। तो ये फॉर्मल स्टाइल होता है। इसमें बैलेंस क्या होता है? एकदम नाप तोल के बना हुआ होता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अनुशासन के साथ लगाते हैं, डिटेल से तो नहीं बात कर सकते। तो फॉर्मल औपचारिक शैली के हैं मुगल, पर्शियन, इटालियन, फ्रेंच और अमेरिकन। वहीं पे अनौपचारिक शैली की बात करें जिसमें बैलेंस तो ठीक है रखते हैं, बट सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ मिरर इफेक्ट नहीं होता। जैसा इधर है वैसा इधर हो, कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस है वो बिल्कुल बीच में हो, एकदम स्ट्रेट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। वो अनौपचारिक होते हैं। जब औपचारिक अनौपचारिक की बात करते हैं, वैसे मैंने वीडियो डाल रखा है, उसमें डिटेल से बताते हैं। अगर ज्यादा इस पे बात करेंगे तो फिर डिटेल इधर चली जाएगी। तो इनफॉर्मल जो स्टाइल है, यानी मैं बात करूं अनौपचारिक शैली, उसके हैं हिंदू गार्डन, बुद्धिस्ट गार्डन, जैपनीज गार्डन, चाइनीज गार्डन और इंग्लिश गार्डन, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल स्टाइल के हैं। तो हमारे से यहां क्वेश्चन पूछा था जैपनीज, तो जैपनीज इनफॉर्मल स्टाइल का है, जाहिर सी बात है अनौपचारिक शैली का है। तो यहां पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। और स्लाइड दिखाने का मेरा पर्पस है जो दूसरे प्रकार के गार्डन है उनको भी ध्यान रखो भी आप कौन सी शैली में आते हैं। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपना है बेर में प्रूनिंग का समय होता है। प्रूनिंग मेथड लिखिए, सॉरी टाइम लिखना था। प्रूनिंग टाइम ऑफ बेर इज, देखो प्रूनिंग टाइम इन बेर इज, बेर के अंदर प्रूनिंग टाइम कब है? ऑप्शन ए है मिड मार्च से मिड अप्रैल, बी ऑप्शन है फरवरी से मार्च, सी ऑप्शन है मिड अप्रैल से मिड मई और डी ऑप्शन है सितंबर से अक्टूबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर अपने वैसे नॉर्मली देखें तो बेर के अंदर जो प्रूनिंग का टाइम होता है वो होता है मिड अप्रैल से मिड मई होता है। देखो बेर के अंदर प्रूनिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही अपने ग्रेप्स के अंदर ट्रेनिंग से रिलेटेड है ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अपने पीछे बात भी की थी, जैसे ये क्वेश्चन था उत्तरी भारत में ट्रेनिंग की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो हमने ट्रेलिस मेथड बताया। साउथ में मैंने पंडाल विधि बताया था, थॉमसन सीडलेस और परलेट के लिए मैंने आपको टेलीफोन मेथड बताया था। पीछे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था, टेट्रा ट्रेलिस ऑप्शन में नहीं था, इसकी जगह शीर्ष विधि थी, है ना, जो अपने मतलब शीर्ष विधि जो होती है बहुत ही प्राचीन विधि है, वो ऑप्शन में था। तो अगर हम इन चारों में से देखें कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सी है, ये टेट्रा ट्रेलिस नहीं थी ऑप्शन में, ठीक है, शीर्ष विधि थी, शीर्ष विधि थी। शीर्ष विधि को मानते हुए इन चारों को देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सी है, हाईली प्रोडक्टिव पोटेंशियल कौन सी है। हाईली प्रोडक्टिव पोटेंशियल है वो बावर सिस्टम होता है, पंडाल विधि होती है, उसका राइट आंसर ये था। उसके बाद अगर अपने अब बात करें टेट्रा ट्रेलिस सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, बट टेट्रा ट्रेलिस है वो बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो काफी खर्च होता है, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है टेट्रा ट्रेलिस। बट टेट्रा ट्रेलिस मॉडर्न मेथड है, ठीक है, और इसमें हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी हो जाती है टेट्रा ट्रेलिस के अंदर। इसमें बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, एक हेक्टर में अपने 2222 से लेकर 4444 पौधे तक पर हेक्टर लगा सकते हैं अगर हम टेट्रा ट्रेलिस मेथड अपनाएं। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है टेट्रा ट्रेलिस और उसके बाद होती है बावर सिस्टम होती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जो बेर है उसमें प्रूनिंग का रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ग्रेप्स है उसके अंदर जो अपने बात करें तो ग्रेप्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, खजूर में परिपक्वता के लिए ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। हीट यूनिट रिक्वायर फॉर
डेट पाम राइपनिंग या डेट पाम मैच्योरिटी। डेट पाम की मैच्योरिटी के लिए कितनी हीट यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है? देखो, जब अपने फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग इंडेक्स पढ़ते हैं यानी उनकी तुड़ाई की अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो खजूर के अंदर तुड़ाई की अवस्थाओं में एक क्राइटेरिया आता है हीट यूनिट का, उष्मा इकाई का। जब से किसी पौधे में फ्रूट बन जाता है, फ्रूट बनने से लेके उसके परिपक्व होने तक 10 डिग्री सेल्सियस को आधार मानते हुए इससे जितना टेम्परेचर डेली होता है, इससे जितना टेम्परेचर डेली ज्यादा होता है उसको अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। बेस टेम्परेचर होता है हीट यूनिट के लिए 10 डिग्री सेल्सियस, तो वो डेली का अपने टेम्परेचर है वो जोड़ लिया जाता है। तो वो टोटल टेम्परेचर, यहां फ्रूट बनने से फ्रूट परिपक्व होने तक कितना टेम्परेचर की नीड पड़ गई है, तो उसको अपने हीट यूनिट कहा जाता है। तो खजूर की परिपक्वता जांचने के लिए एक इकाई जो मानी जाती है वो हीट यूनिट यानी उष्मा इकाई भी होती है। तो खजूर की परिपक्वता के लिए कम से कम कितनी उष्मा इकाई की जरूरत होती है? ए ऑप्शन है 2500, बी ऑप्शन है 3300, सी ऑप्शन है 4200 से 5000 और डी ऑप्शन है वो 5000 से 6000। तो कितनी उष्मा इकाई की नीड पड़ेगी डेट पाम की मैच्योरिटी के लिए? तो डेट पाम की मैच्योरिटी के लिए जो उष्मा इकाई की जरूरत पड़ती है, हीट यूनिट की जरूरत पड़ती है, वो 3300 उष्मा इकाई की जरूरत पड़ती है, यानी 3300 हीट यूनिट की नीड पड़ती है। तो ये जो अपना 17 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे चले। भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया। फर्स्ट टाइम 2,4-D यूज इन इंडिया एज ए वीडिसाइड यानी खरपतवार नाशी की तरह भारत में सबसे पहले 2,4-D का उपयोग कब हुआ? देखो, पूरे विश्व में तो 2,4-D का उपयोग हुआ था 1944 के अंदर, बट इंडिया में कब हुआ? ए ऑप्शन है 1944, बी ऑप्शन है 1940, सी ऑप्शन है 1962 और डी ऑप्शन है 1965। सबसे पहले 2,4-D यूज हुआ था 1942 में अमेरिका में, और भारत में यूज हुआ था 1940 के अंदर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले अपने। निम्न में से पशुओं के आंतरिक कर्मी है, निम्न में से पशुओं के आंतरिक कर्मी है। Which of the following are the internal worm of animals? यानी आंतरिक कर्मी। ए ऑप्शन है फित्ता कर्मी, टेपवर्म बोलते हैं जिनको, बी ऑप्शन है एस्केरिस, सी ऑप्शन है उपरोक्त ए व बी दोनों यानी ये दोनों, और डी ऑप्शन है लीफ यानी जूम। तो किसको कौन कौन से आंतरिक कर्मी होते हैं पशुओं के शरीर में? तो इसका जो राइट आंसर है फित्ता कर्मी भी है, एस्केरिस भी है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट अगला 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कफ रोधक औषधि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एक्सपेक्ट्रेंट? तो इनमें से कौन सी एंटी एक्सपेक्ट्रेंट होती है? ठीक है, यानी कफ रोधक औषधि होती है। पशुओं के लिए अपने बात करें, पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन था निम्न में से कफ रोधक औषधि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एक्सपेक्ट्रेंट, है ना? तो ऑप्शन है आपके पास अफीम यानी पॉपी, बी ऑप्शन है बेलेडोना, सी ऑप्शन है ए एंड बी बोथ और डी ऑप्शन है कुने यानी सिंकोना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कफ रोधक के रूप में या एंटी एक्सपेक्ट्रेंट के रूप में अपने अफीम भी काम में लेते हैं, बेलाडोना भी काम में लेते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त ए एंड बी बोथ या ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से निश्चेतक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेस्थेटिक्स? इनमें से कौन सा एनेस्थेटिक है या निश्चेतक के रूप में काम में लेते हैं पशुओं के लिए? ए ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन है ईथर, सी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो निश्चेतक के रूप में या अपने बात करें एनेस्थेटिक के रूप में जो काम में लेते हैं वो ये तीनों ही काम में लिए जाते हैं। तो यहां डी ऑप्शन राइट होगा यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी है, ईथर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। सड़न को रोकने वाले पदार्थ को कहते हैं व्हाट इज द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट रोटिंग और वी कैन से फर्मेंटेशन? तो फर्मेंटेशन या रोटिंग को रोकने वाला, पशुओं के जो भोजन होता है उसके अंदर रोटिंग कर देता है, फर्मेंटेशन कराता है, उसको रोकने वाली जो औषधि होती है उसको क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन एंटीडोट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं एंटीडोट्स तो नहीं बोलेंगे, जो जहर को रोकने मारने का काम करती है वो एंटीडोट्स होती है। बी ऑप्शन है इथिजाइमोटिक्स यानी एंटीजाइमोटिक्स, सी ऑप्शन है संवेदन मंदक यानी नार्कोटिक, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। तो जो सड़न को रोकते हैं या फर्मेंटेशन को रोकते हैं उनको बोलते हैं एंटीजाइमेटिक औषधि बोलते हैं। ये क्वेश्चन यानी 20, 21 और 22
ये तीनों क्वेश्चन पशुओं के रोगों के काम में आने वाली औषधियों से संबंधित है ना, उनके मेडिसिन से संबंधित है। नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, पशुओं द्वारा दीवार को चाटना कौन से पोषक तत्वों की कमी को दर्शाता है? Which of the following nutrients indicate deficiency animal lick the wall? अगर कोई पशु किसी दीवार को चाट रहा है तो वो कौन से पोषक तत्वों की कमी है? ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन फास्फोरस, सी ऑप्शन ए व बी दोनों और डी ऑप्शन आयरन। देखो, अगर पशु दीवार को चाटता है तो कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, ए ऑप्शन। अगर वो सड़े गले पदार्थ खाता है तो समझ लो उसकी बॉडी में फास्फोरस की कमी होती है, तो यहां ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, टिक फीवर का रोग कारक होता है। टिक फीवर इज ड्यू टू, टिक फीवर बोले तो चिंचड़ी जवार। ए ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है जीवाणु, ए ऑप्शन क्या था, कवक फंगस, बी ऑप्शन जीवाणु बैक्टीरिया, सी ऑप्शन विषाणु वायरस और डी ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो चिंचिड़ी जवार बोले तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, यहां पे राइट जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन, टिक फीवर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, न्यूकास्टल डिजीज का रोग कारक होता है। कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ न्यूकास्टल डिजीज। न्यूकास्टल डिजीज है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पक्षियों का रोग है, ठीक है। तो यहां अपने पशुपालन में पोल्ट्री का रोग है। ए ऑप्शन है कवक जनित फंगस से होता है, बी ऑप्शन है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होता है, सी ऑप्शन है विषाणु से होता है और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ से होता है। तो न्यूकास्टल डिजीज जो है वो वायरस से होता है, विषाणु से होता है। अगर मैं इसका हिंदी में नाम बता दूं तो आप समझ जाएंगे, रानीखेत रोग का पूछा था। मुर्गियों में बहुत खतरनाक रोग है रानीखेत, तो ये विषाणु वाला वायरस वाला रोग है। नेक्स्ट अपने बात करें, बम्बल फुट बीमारी जो है वो किस तरह के पशु में लगती है? बम्बल फुट इज द डिजीज ऑफ, किसकी बीमारी है? ए ऑप्शन काउ एंड बफेलो यानी गाय और भैंस, बी ऑप्शन शिप एंड गोट भेड़ बकरी की, सी ऑप्शन ऊंट यानी कैमल की और डी ऑप्शन पक्षी यानी बर्ड्स। बर्ड्स में बात करें तो पोल्ट्री है ना। तो बताइए किसकी बीमारी है? देखो, ये बीमारी है पक्षियों की, बर्ड्स में होती है और बैक्टीरिया से होती है, जीवाणु से होती है। देखो, स्टाइफिलोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं उनके कारण होने वाला एक रोग है जिसका नाम है बम्बल फुट, तो ये पक्षियों में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, खूनी पेचिस होता है। कॉक्सिडियल इज ड्यू टू, कॉक्सिडियल जो चूजों में रोग होता है वो किसके कारण होता है? ए ऑप्शन कवक यानी फंगस, बी ऑप्शन जीवाणु यानी बैक्टीरिया, सी ऑप्शन विषाणु यानी वायरस, डी ऑप्शन प्रोटोजोआ। तो किसके कारण होता है जी? जाहिर सी बात है, कॉस्टोडियल खूनी पेचिस है, ये प्रोटोजोआ से होता है, बहुत ही पॉपुलर डिजीज है। तो इसका राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। तो ये अपने हुए 27 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अपने बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीरे में वाष्पशील तेल की मात्रा होती है। वोलेटाइल कंपाउंड इन क्यूमिन इज, वोलेटाइल कंपाउंड जिसके कारण एरोमा आती है और उसमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो क्यूमेनिल देखने को मिलता है। जीरे में खुशबू भी तो क्यूमेनिल के कारण ही आती है ना। कितना होता है? ए ऑप्शन है 1.5 से 2.5%, बी ऑप्शन है 2.5 से 3%, सॉरी 3.5%, सी ऑप्शन है 3.5 से 4.5% और डी ऑप्शन है 5%। तो बताइए कि जीरे में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है, एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी कितनी होती है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है, यानी 2.5 से 3.5% होती है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, सौंफ में सुगरी रोग कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? सुगरी डिजीज इन फेनल इज ड्यू टू, देखो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें वहां पे से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है जिसको अपने सुगरी रोग बोलते हैं। तो सुगरी रोग कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? ए ऑप्शन कैल्शियम, बी ऑप्शन पोटास, सी ऑप्शन कॉपर, डी ऑप्शन आयरन। तो सौंफ में जो सुगरी रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है, यानी ए ऑप्शन यहां पर राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेथी में खुशबू किसके कारण आती है? एरोमा इज फेनुग्रीक इज ड्यू टू, ए ऑप्शन है मेथोल, बी ऑप्शन है फ्रेंकोल, सी ऑप्शन है क्यूमिनोल और डी ऑप्शन है ट्राइगोनिलिन। देखो, मेथी में जो खुशबू आती है वो ट्राइगोनिलिन के कारण आती है, डी ऑप्शन राइट है। जीरे में क्यूमिनोल के कारण आती है, सौंफ में जो कड़वापन होता है वो फ्रेंकोल के कारण होता है। पर यहां तो पूछा गया था मेथी में खुशबू तो ट्राइगोनिलिन के कारण आती है, डी ऑप्शन राइट है। तो यहां पर ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उन पर अपना डिस्कस हुआ है।
और नेक्स्ट क्विज में जब अपने आएंगे तो साथ में अपने और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।